बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे ये वीडियो हमारी बेसिकली इंग्लिश 1123 पेपर जो हमारा 1 है उसका सेक्शन 2 के लिए, यानी कि हमारे कॉम्पोजिशन वाला पार्ट जो है इसमें नैरेटिव भी आ जाती है, हमारे पास आर्गूमेंट भी आ जाता है और डिस्क्रिप्टिव आ जाती है। हम तीनों को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ आपसे एक चीज़ का शुक्र अदा भी करना है। देखें, एक तो बड़ा मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि इस वीडियो को जो मैंने पिछली वीडियो लगाई थी डायरेक्टेड राइटिंग पे, उसको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया उसके ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे मुझे कांटेक्ट किया है जो पहले मुझे शायद नहीं जानते थे, तो मैं बड़ा उसमें मशहूर हूँ जिन लोगों ने भी आगे उसको शेयर किया। इस वीडियो को भी आगे शेयर करिएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि यार कुछ मैंने पहले कॉमन क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो पेपर्स के बारे में जनरल हैं। कोई भी पेपर दे रहे हो आप, उसके बारे में, वो इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है, बाकी पेपर्स के लिए भी ज़रूरी हैं। पहले चीज़ ये कि तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था कि इससे चैनल पे वीडियो फाइंड करना बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। मोनेटाइजेशन का कोई सीन नहीं है, कोई इससे अर्निंग का सीन नहीं है। दूसरा, हमारे पास आ गया वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ भी आपको लगता है कि ऐसा स्टूडेंट मौजूद हो सकता है जो इस सब्जेक्ट का हो, बेशक आप नहीं हैं, उससे शेयर कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि आपके पास, अच्छा मैंने कहा था कि मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर दिया है। कुछ रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह आज भी रात के 2 बज रहे हैं, मैं तकरीबन सुबह 5 बजे 6 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो मैं 6 से लेके 8 9 10 ओ क्लॉक तक सबको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रुप मटीरियल के लिए, और क्या नाम है, किसी को क्यूरी वरा हो तो उसके लिए। अच्छा, मैं पिन कमेंट्स में दूसरी वीडियोस का लिंक डालूंगा, इसमें नैरेटिव राइटिंग की भी एक वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है, उनको ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियोस इन कंटिन्यूएशन बनी होती हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपकी बेहतर जो है प्रिपरेशन हो जाएगी, बजाय कि आप सब एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप कोर्स की डिटेल्स मेरी वेबसाइट शो हो रही होंगी। मैं अभी तो कोई पेड कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहा लास्ट 2-3 ईयर से, लेकिन मैं आगे करूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक स्कूल बनाने के लिए उसमें यानी अमाउंट जमा करनी है, बहुत हैवी, बड़ी हैफ्टी अमाउंट है, जिस तरह का स्कूल हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वो कोर्सेज ऑफर करेंगे। उसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा कुछ अर्से तक, लेकिन ये फ्री काम चलता रहेगा, कभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये हमेशा चलता रहेगा। अब आ गया यार कुछ कॉमन इश्यूज जो पेपर्स के बारे में जनरल में है, जो मैंने देखे हैं, ग्रुप से बच्चे पूछ रहे होते हैं, उसके अजीब अजीब आंसर्स आ रहे होते हैं। मैं एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको एक चीज़ का आंसर नहीं पता या आपको खुद श्योर नहीं है उसका आंसर, तो खुदा का वास्ता है किसी ट्यूटर की बताई हुई बात को बगैर क्रॉस वेरीफाई किए किसी और को कोट ना किया करें। आप अपना नुकसान तो करवा रहे हो यार, बेचारे किसी और का नुकसान क्यों करवा रहे हो। इसका एक मिसाल क्या है, कल मैंने ग्रुप में क्वेश्चन देखा, बच्चे ने पूछा हुआ था कि क्या जो है हमें फाउंटेन पेन, ये जो इंक पेन होता है, यूज़ करना अलाउड है। नीचे एक बच्चे ने रिप्लाई किया था कि यार नहीं अलाउड, उसका रीज़न बताया। अच्छा, एक तो नहीं अलाउड, ऊपर से रीज़न बताया हुआ था उसका कि यार ये स्कैन नहीं होता। देखो यार, बात ये, अगर इंक पेन अलाउड ना होता तो मैं फेल होता हर सब्जेक्ट में। मैंने आज तक हर पेपर इंक पेन से किया है। मैंने कभी आज तक पॉइंटर या बॉल पेन नहीं यूज़ किया, कम से कम अपने पेपर्स के लिए। कभी इक्का दुक्का हो गया हो कि पेन मेरा गुम हो गया हो कोई इस तरह, तो फिर किया होगा, वरना मैंने हमेशा पेन यूज़ किया है। पेन इसका, अच्छा, इस बात की जो बेस है वो निकलती कहाँ से है? इस बात की बेस इस चीज़ से निकलती है कि कुछ जगहों पे शायद बच्चों ने कहीं लिखा हो, पढ़ लिया होगा कि रिमूवेबल इंक आप यूज़ नहीं कर सकते। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, रिमूवेबल इंक का मतलब ये होता है कि जो इंक आप लिखो खुद ब खुद उड़ जाए, ये होती है रिमूवेबल इंक। जैसे अगर आपको याद हो तो बचपन में एक पेन आते थे, हमारे तो बचपन में आते थे, मुझे आप लोगों का नहीं पता, जिसमें अगर आप लिखते थे ना, थोड़ी देर बाद पेन वाला लिखा हुआ गायब हो जाता था, फिर आप लाइट मारते तो नजर आता था लिख के। फिर हम जो किसी को हमने स्पेशल लेटर भेजना होता था ना, स्पेशल एक नोइज़ का लेटर, हम उससे लिख के भेजते थे ताकि वो लाइट मार के पढ़ सके, उसे कोई और पकड़े ना। ये उन पेन की बात होती है, रिमूवेबल इंक उस इंक को कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे सर नहीं, वो तो पेन की इंक जो होती है उसका रिमूवर आता है। ओ भाई, फिर पॉइंटर की इंक के भी रिमूवर आते हैं। पॉइंटर की इंक का रबड़ आता है, उसे रब करो, पॉइंटर की इंक उड़ जाती है। बॉल पेन की इंक का रिमूवर आता है, कुछ भी नहीं तो पेज में गड्ढा खोद दो, आपका पेज वैसे ही वहां से इंक गायब हो जाएगी। तो ये जिन बातों का नहीं पता ना, उसे कंफर्म करो, पूछ लिया करो, बजाय कि आप उस बात को किसी और को भी कोट कर दो, गलत बात को। पेन अलाउड होता है, फाउंटेन पेन अलाउड है। देखो इसमें नुकसान कितना है। फर्ज करें आप बॉल पेन से लिखते हैं, मेरे जैसा एक स्टूडेंट है जो बॉल पेन से नहीं लिखता, आप उसे कह देते हो यार पेन तो अलाउड ही नहीं है, बेचारे के 2 दिन रह गए पेपर में, उसकी राइटिंग स्पीड बिल्ड हुई है पेन के ऊपर, वो अपना नुकसान करवा बैठेगा, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे। क्यों? और फिर आपके पास जवाब क्या होगा? आप कहेंगे मैंने तो यार फलां टीचर सुना था, फलां टीचर, ना उस फलां टीचर का कुछ जाएगा ना आपका कुछ जाएगा, वो बच्चा बेचारा फेल हो जाएगा। तो इस तरह की फजूल बातें, पहले इनको क्रॉस चेक किया करो। अच्छा, दूसरा इस तरह का इशू मैंने पढ़ा, वो था जी कि
मैंने बल्कि उसको लिखा है अपने नोट्स में, बताता हूँ। वो था, अच्छा दूसरा इशू ये था कि क्या टिश्यू वगैरह या ये चीज़ें ले जानी अलाउड है। देखो इसको, बात को समझो। एक चीज़ होती है कि आपको अलाउड क्या है, एक चीज़ होती है क्या वो इग्नोर कर देंगे। पहले अलाउड वाली बातें आ जाती हैं। अलाउड होने के अंदर आप टिश्यू पेपर नहीं ले जा सकते। मैं पहले बात कर रहा हूँ, इसके बाद इस बात को पूरी को सुन लेना। आप अलाउड होने के अंदर कोई रबड़ ऐसा नहीं ले जा सकते जिसके ऊपर कवर हो। अलाउड होने के अंदर आप कोई ऐसा स्केल नहीं ले जा सकते जिसके ऊपर CM DM3 इस तरह की यानी जो आपके वो हैं कन्वर्जेंस लिखी हो। आप कोई ऐसा वो नहीं ले जा सकते पाउच जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ये है अलाउड होने की बात। लेकिन खुदारा इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा दूसरी बात, टिश्यू पेपर भी आप नहीं ले जा सकते। आप ये जो डिजिटल वॉच होता है नहीं पहन के जा सकते, जो अलाउड वाली बातें हैं। डिजिटल वॉच जिसके अंदर प्रोग्रामिंग बड़ा हो सके। अब इसमें जो दूसरी बात है, देखो वो अगर चाहें तो आपको इन चीज़ों पे रोक सकते हैं, आपसे ये चीज़ें ले सकते हैं, आपको कह सकते हैं इनका मुतबादल लेके आएँ। वो ना चाहें तो आपको ले जाने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटिश काउंसिल की डिस्क्रिप्शन होती है ड्यूरिंग द यानी एट द पेपर टाइम। लेकिन ये जो बात है कि यार अगर मैं घड़ी नहीं पहन के जाऊंगा तो मुझे टाइम कौन बताएगा भाई। एग्जामिनेशन हॉल में मैं पानी पीने से रिस्टार्ट करता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में घड़ियों की कमी होती है? कोई कमी नहीं होती। अच्छा अगर फर्ज करो आप किसी ऐसे शहर में हो जहाँ घड़ी एक लगी हुई है, हालांकि मैंने जहाँ पेपर दिए भावलपुर में हर तरफ मुझे याद है घड़ियाँ लगी होती थी, नहीं लगी हुई। आप एग्जामिनर को हाथ खड़ा करो, उसे बुलाओ इन्विजिलेटर को, कभी भी टाइम बता दो कितना रहता है भाई। वो पाबंद है बताने का आपको, वो बताएगा आपको। हाँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छेड़ने लग जाओ भाई हेलो हेलो, वो अलग बात है। बच्चों को फिर वो ये बात करते हो इस तरह की, वो छेड़ते बड़े हैं उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपको इस तरह नहीं, वो आपको हेल्प करते हैं यार, बता देंगे आपको कितना टाइम रह गया। हेल्प करने से मुराद है कि जो इस तरह की अलाउड चीज़ें हैं कि भाई टाइम कितना रह गया। अगर टिश्यू चाहिए, डब्बा पड़ा होता है, हाथ है इसको टिश्यू दे देंगे। मैं खुद मतलब मेरा टिश्यू कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं पेपरों में मुझे कभी मसला फेस नहीं आया। मैंने हर बार जब टिश्यू की जरूरत हुई हैंड रेस किया, टिश्यू मिल गया मुझे वहाँ पे। ये फजूल चीज़ें। अच्छा इसमें वो रिस्क ना लो आप, जिस चीज़ में वो आपको चाहें तो रोक सकते हैं। आप उनको अंदर जाके उनसे अगर आपको जरूरत हो टिश्यू मंगवा लेना, बस जो रिक्वायर्ड चीज़ें ले जाया करें आप। इस तरह यानी इस तरह की चीज़ें इनको कंफर्म किया करें। अब हम आते हैं हमारे इसके सब्जेक्ट के ऊपर। देखो ये बड़ी डिटेल वीडियो होगी क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना ये है काफ़ी डिटेल्ड। इसमें मकसद ये पेपर बहुत डिटेल्ड है। हमारे पास 3-4 सेक्शन है जो हमने कवर करने हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये वीडियो 2024 तक एग्जैक्टली रेलिवेंट है। उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है सिलेबस का। तो अगर आप 2024 में वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, मैं वहाँ पे नई वीडियो बना के लिंक डाल दूंगा, आपको उस वीडियो को फॉलो करना होगा कम्प्लीटली। इसमें बहुत सारी बातें कॉमन रहेंगी, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें शायद कॉमन ना रहे, तो आपने दूसरी वीडियो चेक कर लेनी है। अब हमारे पास आ जाता है, हम आज बात करने वाले हैं नैरेटिव राइटिंग पे। हमने डिस्क्रिप्टिव हमारी जो बेसिकली डायरेक्टेड राइटिंग है हमने उसके ऊपर पहले बना ली था। आज हम बात करेंगे इस पूरे सेक्शन के ऊपर, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंट, तीनों चीज़ों के ऊपर। आप वो डायरेक्टेड वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस नैरेटिव की एक और वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो पिन कॉमेंट्स में होगी, उसको देख लीजिएगा, बड़ी हेल्प करेगी आपकी। सिंपल बात से स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्पोजिशन वाला हमारा पार्ट होता है, ये तकरीबन जो इसके आपके 30 मार्क्स का पार्ट होता है, 350 से 500 वर्ड्स आपकी एडवाइस लिमिट होती है। इस वर्ड को याद रखना, एडवाइस बाद में इस पर बात करेंगे। 5 टॉपिक्स आते हैं, आपने एक करना होता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन थिंग्स आपके पेपर में लिखा होता है कि आप अपने इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसको नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। यानी कि इन सेंस ये है कि आप इसको जहाँ डायरेक्टेड राइटिंग खत्म हुई है उस वो जो आंसर बुकलेट होगी उस पेज को छोड़ दें, नेक्स्ट पेज से इसको स्टार्ट करें। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और होता है सर, वो डायरेक्टेड राइटिंग के आंसर से लाइन खींचनी है ना खींचो, कुछ नहीं होता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आपका पेज नहीं आओ, बस जरूरी बात है। क्वेश्चन नंबर जो होता है वो आपने सही लिखना है। अगर आप मैसअप कर दोगे तो एग्जामिनर उसको केटर नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो सही क्वेश्चन नंबर डाल के आना। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी जरूरी नहीं होती पेपर पे दोबारा आंसर पे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर सही डालना जरूरी होता है। एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2 कराते हो तो वो 2 में से जो पहले किया होगा उसे मार्क कर देगा, 2 में से जो 2 में से बेहतर किया होगा उसे मार्क नहीं करेगा, जो पहले किया होगा उसे मार्क कर देगा। और ना ही यार इतना टाइम होता है कि आप 2 कर सकें, आपने 1 करके आना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि आपको रेलिवेंट कंटेंट और एक्यूरेट यूज ऑफ लैंग्वेज के मार्क्स मिलेंगे। इन 2 वर्ड्स को याद रखना, रेलिवेंट, एक्यूरेट, क्योंकि इन 2 वर्ड से इतनी सारी कंफ्यूजन दूर होती हैं जिनके पीछे बच्चे तंग हो रहे होते हैं, रट्टे मार रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंफ्यूजन है जो आपने अपने ज़हन से निकाल के जाना है। पहली चीज़ आगे हमारे पास आम तौर पे होता है कि डिस्क्रिप्टिव एक टॉपिक होता है, 2 नैरेटिव टॉपिक्स होते हैं और 2 हमारे पास आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स होते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की स्टेटमेंट के 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, एक हिस्सा होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह ही सोचना है ताकि आप इसमें कोई चीज़ मिस ना कराओ, ठीक है।
जो पार्ट हमारा ब्रैकेट से बाहर होता है, यानी कि जो शुरू वाला एक सेंटेंस होता है जिसके बाद फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट लगी होती है, वो जो पार्ट हमारा ब्रैकेट से बाहर बाहर होता है ना, वो हमें बताता है कि हमने क्या डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वो आते हैं जहां हमने एक सिंगल चीज को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे वो आपको कह देगा डिस्क्राइब द सीन एट अ बिजी स्ट्रीट एट द एंड ऑफ अ डे, या वो आपको कह देगा डिस्क्राइब द सीन एट अ स्कूल डिसमिसल टाइम। ये एक चीज आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो होता है कि जहां आपने दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर या वो करना होता है, इन दो डिफरेंट चीजों को बेसिकली आपने कंपेयर नहीं, दो डिफरेंट चीजों को आपने डिस्क्राइब करना होता है। जैसे वो आपको कहेगा कि एग्जाम्पल इसकी ये है कि वो आपको कहता है कि आप घर के दो डिफरेंट विंडोज से दो डिफरेंट व्यूज आते हैं, या वो आपको कहता है दो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को डिस्क्राइब करें, वो कहता है कि दो डिफरेंट प्लेसेस टू बाय फूड को डिस्क्राइब करें, वो आपको कहता है दो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करें। तो यहाँ आपने दो डिफरेंट चीज़ों पर लिखना है। अच्छा, इसमें जरूरी बात क्या है कि आपने जब इस तरह होगा तो आपने दोनों पे इक्वल फोकस रखना है। आपने वन साइड नहीं बना देना कि एक पे बहुत ज़्यादा लिखा हो, दूसरे पे से 50 वर्ड लिखा हो, ये चीज़ सही नहीं है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने दोनों के ऊपर इक्वली लिखना है। इक्वली मुराद ये रिलेटिवली इक्वली, मतलब ये तो एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये कि रिलेटिवली इक्वल हो, उसका जो तराजू है बैलेंस्ड हो, ये ना एक साइड ऊपर हो जाए एक साइड बिल्कुल नीचे हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया, जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, इसमें एक बात को समझो, डिस्क्रिप्शन दी जाती है बेस्ड ऑन व्हाट समवन विल सेंस व्हेन ही इज देयर। आपने करना क्या है, इसको आप यूं समझो कि आपने अपने आप को ना उस जगह रख के देखना है। वो आपको कहता है कि स्कूल की डिसमिसल के टाइम को, सीन को डिस्क्राइब करो। आप अपने आप को उस जगह लेके जाओ कि यार स्कूल डिसमिसल टाइम पे क्या होता है। सोचो उस चीज़ को कि यार मैं अगर एक जगह खड़ा हूँ, वहाँ स्कूल डिसमिसल हुई है अभी अभी, तो वहाँ क्या होगा जब आप अच्छा होता क्या है, बच्चे आमतौर पर ना उसको एज अ थर्ड पर्सन देख रहे होते हैं ऊपर से। थर्ड पर्सन मुराद ये कि हम उसको एज अ एरियल व्यू देख रहे होते हैं। पुट योर सेल्फ देयर, आप अपने आप को वहाँ रख के देखोगे यार जब हमारी स्कूल डिसमिसल होती है क्या होता है उसके अंदर। आप वो कहता है कि यार एक रेस्टोरेंट का सीन डिस्क्राइब करो जहाँ हसल बसल है और एक इवेंट के ऊपर लोग खा रहे हैं। आप सोचो यार ईद की रात, अगर आप ईद के दूसरे दिन आप रात को रेस्टोरेंट चले जाओ, क्या होता है वहाँ पे। अपने आप को उस जगह प्लेस करो। अच्छा, फिर अपने आप को उस जगह प्लेस करने के बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी तमाम सेंसेस के बारे में सोचो। देखो एक जगह की डिस्क्रिप्शन में वहाँ जो तमाम हर वो चीज़ जो आपकी किसी भी सेंस को अफेक्ट कर रही है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में शामिल है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। एक चीज़ ये है कि आपको वो कहता है कि आपने डिस्क्रिप्शन देनी है एक रेस्टोरेंट की जो नया खुला है, अभी वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है। ऑब्वियस, यानी फर्स्ट करो आप एक जाते हो एक रेस्टोरेंट, यूँ समझ लो एक हेरिटेज रेस्टोरेंट है जो अब बंद हो चुका है, लेकिन वो बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपके कल्चर का हिस्सा है। आप उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हो, आप वहाँ खड़े हो, आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हो। अब यहाँ पे एक जो क्लोज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो आपका देखो 5 सेंसेस होगी ना, टच, स्मेल, आपका क्या होता है स्मेल या स्निफ हो गई आपकी, ठीक है, उसमें आपका टेस्ट हो गया, आपका साइट हो गया और हेयरिंग हो गया। अब इसमें एक बड़ा फर्क क्या आएगा, आपकी तमाम सेंसेस इसलिए ज़रूरी हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एक क्लोज रेस्टोरेंट में आपको अरोमा नहीं आ रहा होगा फूड का, आपको वहाँ पे प्लेजेंट स्मेल नहीं आ रही होगी, आपको वहाँ पे डिलीशियस स्मेल नहीं आ रही होगी, क्योंकि बंद हो चुका है रेस्टोरेंट यार। वही अगर आपको कहता है कि आप किसी इवेंट की रात एक रेस्टोरेंट जाते हो, तो वहाँ पे आप लिखोगे कि भाई यहाँ पे जो उसमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर वही है कि यहाँ पे बड़ी एरोमेटिक स्मेल्स आ रही है, प्लेजेंट वो आ रहा है आपके पास, प्लेजेंट एक इन्वायरमेंट है, एरोमेटिक स्मेल्स आ रही हैं, डिलीशियस आपको वो आ रहा है, क्या नाम है, फूड की वो फूड डिलीशियसनेस जो है उसकी स्मेल शो कर रही है। मकसद ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने आप को एक होली पूरी तरीके से उस जगह पे रखना है, ठीक है। फिर अपनी तमाम सेंसेस के बारे में सोचना है कि यार अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप वो कहता है कि आप एक क्वायर में जा रहे हो, आपने एक क्वायर को कंपेयर करना है, आपने फर्ज करना है एक थिएटर के साथ। क्वायर के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि आपको म्यूजिक यानी म्यूजिकल जो है या आपको लिरिकल आवाज़ें आएंगी, आपकी हेयरिंग में जो है गाने जाएंगे। अगर आप किसी थिएटर में जाओगे तो जहाँ आपके पास कोई प्ले चल रहा है तो वहाँ आपको डायलॉग सुनाई देंगे, वहाँ आपको गाने नहीं सुनाई देंगे। तो ये इस तरह आपकी हर सेंस मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, उस पर हमारे पास आ गया एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मार्क्स कटते हैं, जो एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ एग्जामिनर रिपोर्ट्स में, वो ये है कि आपने डिस्क्रिप्टिव पीस को नरेशन नहीं बना देना। नरेशन होती है एक स्टोरी जहाँ प्रोग्रेशन होती है, जहाँ कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ इवेंट्स होते हैं, जहाँ एक क्लाइमैक्स होता है, जहाँ एक पूरी एक आपको यानी कि एंटी क्लाइमैक्स होता है, जहाँ एक आपका हीरो होता है, यानी एक जो है आपका स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है, एंटेगनिस्ट होता है। ये चीज़ें नरेशन में होती हैं, डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन को नैरेटिव राइटिंग बना दिया, आपके मार्क्स में अच्छे नहीं आएंगे इसके अंदर। ये ध्यान में रखना कि ये स्टोरी नहीं है। अच्छा, उस पर हमारे पास आ गया
मकसद वही बात है कि आपने देखना अगर आप वहां होते तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते, आपकी तमाम सेंसेस क्या एक्सपीरियंस कर रही होती, ठीक है। इसमें एक चीज जुड़ी आ जाती है गुड वोकैब की, मैं भी इसके ऊपर बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन गुड वोकैब का मतलब ये है कि आपको, बल्कि मैंने आगे इस पर बात की हुई है, मैं भी इसको अभी यहाँ पे टच नहीं करते, हम आगे डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा एक बात और क्या आ गई हमारे पास के अंदर, अगर वो आपको क्वेश्चन देता है जहां आपने दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, टू डिफरेंट व्यूज, टू डिफरेंट प्लेसेस टू बाय फूड, टू डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स, टू डिफरेंट स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां आपने जब डिफरेंट लिखा हुआ है उसे डिफरेंट बनाना है। आमतौर पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो आपको क्वेश्चन में बता रहा होगा कि यार आपके घर की दो डिफरेंट विंडोज हैं, उनसे दो डिफरेंट व्यूज आते हैं। बच्चा लिखेगा द बीच ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट विंडो ऑफ माई हाउस इज विद क्या नाम है क्ले एंड द बीच ऑन द लेफ्ट साइड इज विद सैंड। ओ भाई ठीक है, टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन आपने उसे डिफरेंट बनाना है। उसने आपको बताया इसलिए कि वो आपकी क्रिएटिविटी देख सके कि क्या आप दो डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अगर आप डिस्क्रिप्शन देने बैठ जाओगे इस तरह की जो बहुत सिमिलर है, ये आपका टेक्निकली आप एक ग्रे एरिया में आ जाओगे, कई बार उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर आप बहुत स्किलफुल हो यार कर लो, ठीक है, लेकिन इतना स्किल नहीं होता हमारे पास इस लेवल पे। हमने डिफरेंट का मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट बनाना है उसे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया, अच्छा एक एग्जांपल ये कहते हैं टू डिफरेंट। अच्छा अब इसमें जो हमारे पास एक वो है, हमारे पास एक डेविएशन है। एक क्वेश्चन अगर आपको आता है, वो कहता है दे आर टू डिफरेंट प्लेसेस टू बाय फूड, ठीक है। आगे वो कहता है कि इट कुड बी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। अब यहां उसने आपको कह दिया है कि यार आप दो डिफरेंट शॉप्स की बात कर सकते हो, आप दो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की बात कर सकते हो। तो यहां पे सिचुएशन बदल जाती है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो, क्या कहना चाह रहा है उस तरह किया करें, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपको ये चीज़ वहां बैठे क्लियर नहीं हो रही कि क्या मैं डिफरेंट कर रहा हूं या मैं सेम चीज़ करके गलत कर रहा हूं, तो फिर शुरू से ही डिफरेंट चीज़ पकड़ो। डिफरेंट चीज़ें मुराद ये कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, यॉनर्स ही डिफरेंट हो उनके, ताकि आपको इस तरह का चांस का इशू ना रहे। फिर एक फ़ायदा और होता है, जब आप बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों पर लिखते हो ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं उसके ऊपर लिखने के लिए, यानी आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं आप डिस्क्राइब। अब देखो फर्ज करो आप दो शॉप्स पे लिखाते हो, एक बात है आपको कितना कुछ डिफरेंट मिल जाएगा भाई, शॉप के काउंटर भी होंगे, वहाँ कैशियर्स भी होंगे, क्या डिफरेंट कर लोगे। वही अगर आप रेस्टोरेंट से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है भाई बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है, वहाँ पे वेटर सिस्टम होता है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, बड़ा डिफरेंट चीज़ है। तो इस तरह आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है सर, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये आती है, जो सेकंड पार्ट होगा ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्वेश्चन का, वो होगा इन ब्रैकेट। यहां वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या चीज मस्ट डिस्क्राइब करनी है, और इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसकी मिसाल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वो आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल कहता है कि आपने सीन डिस्क्राइब करना है, आपने एटमॉस्फेयर, पीपल एंड साउंड डिस्क्राइब करनी है। अब एक एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ा था, वहाँ बच्चे ने क्या किया हुआ था, उसने उसे कहा हुआ है कि भाई आपने बिजी स्ट्रीट के बारे में लिखना है एट द एंड ऑफ अ डे, ठीक है। और आपने जो है उसके अंदर उसके सीन्स, उसके जो है आपने क्या होता है, सॉरी सीन्स नहीं, आपने वहाँ पे उसके एटमॉस्फेयर, उसके पीपल और आपने जो वो है वॉइसेस उनके बारे में लिखना है। बच्चा उसके लिखाया कि भाई शाम कैसी थी। ओ यार उसने आपसे कहा है कि आपने स्ट्रीट का सीन डिस्क्राइब करना है, शाम को डिस्क्राइब नहीं करना कि शाम बहुत सुहानी थी, बादल आए हुए थे, बारिश हो गई, महबूब मिल गया, ये अलग बातें हैं। जो चीज़ उसने आपको कही है उस सेकंड पार्ट में बड़ा डिटेल से बताता है कि क्या क्या स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे आपने बात करनी है, उनको डिस्क्राइब करो। ये जो पेरिफेरल चीज़ें इनको अवॉइड करो। अच्छा दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा अगर आप पास फर्ज करो सिंगल आया हुआ है, सिंगल एक साइड का टॉपिक है, तो उसमें आप ये जो इन ब्रैकेट चीज़ दी होती है ना, आप उसमें से हर चीज़ को जो है वो कर लो, क्या नाम है, हर चीज़ को सेपरेट पैराग्राफ दे लो, ठीक है। अगर आपके पास आया हुआ है क्या कहते हैं टू डिफरेंट वाला आया हुआ है क्वेश्चन, तो फिर दोनों के आप ये करो कि दोनों के आप ये किया करो कि पहले एक के फिर दूसरे के, पहले उसके अंदर भी हर चीज़ का अलग अलग पैराग्राफ बना लो, इसके भी हर चीज़ का अलग पैराग्राफ बना लो। ये कोई मस्ट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करने का। आप चाहो तो इनमें से दो चीज़ों को पैराग्राफ में कंबाइन कर सकते हो अगर हो सकती हैं अच्छी तरीके से। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। दो चीज़ें मुराद ये है कि अगर आप पहले शॉप के बारे में लिख रहे हो, उसकी प्लेसेस और उसका जो पीपल और इन्वायरमेंट है, अगर आप उसको कंबाइन कर सकते पैराग्राफ में कर दो, नहीं कर सकते अलग बना लो। लेकिन ये जो चीज़ है कि आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बड़ा अजीब लगता है। मैं उसको भी बात करता हूँ इसके बारे में। क्रॉस कंपैरिजन जो है ना, एक तरीका है कि भाई आप शॉप और रेस्टोरेंट पे लिख रहे हो, आप पहले शॉप की एक बात करो, फिर रेस्टोरेंट की बात से काउंटर करो, फिर शॉप की दूसरी बात करो, रेस्टोरेंट की बात से काउंटर करो, कर सकते हो। लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन पैथेटिक हो जाती है।
पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रहा था कब बात चेंज हो रही है, डिस्कोर्स कब चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन होती है, ज्यादा वर्ड यूज होते हैं आपके, कम बात करते हो आप, बार बार, क्योंकि आप बार बार डिस्कोर्स चेंज करोगे, बार बार लिखोगे इन द शॉप इट हैपेंस, इन द रेस्टोरेंट इट हैपेंस, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, आप बहुत ज्यादा वर्ड यूज करोगे बहुत कम यूजफुल बात करने के लिए। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इस तरह फंसने के बजाय पहले एक साइड की पूरी चीज लिख लो, एक यानी क्या नाम है, एक जो चीज डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे शॉप कर रहे हो, पहले उस पर लिख लो, फिर रेस्टोरेंट पूरा लिख लो, उनकी अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब कर दो। दो व्यूज पे लिख रहे हो, पहले एक व्यू की तमाम चीजें लिख लो, फिर दूसरे की तमाम चीजें लिख लो, इससे ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ गई, जो जो चीज उसने पूछी है आपने उसको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। आप उसमें से कोई एक चीज मिस कराते हो ना, आपने टेक्निकली क्वेश्चन की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वाला जो मार्क्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। आपने हर चीज जो पूछी गई है उसको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। अच्छा, इसमें मेन बात क्या आती है, डिटेल से डिस्क्राइब करना कुछ चीजें जो नहीं करनी। एक तो ये है कि यार डिस्क्रिप्शन में डायलॉग्स नहीं होते, बहुत ही कोई अगर ऐसा डायलॉग ज़हन में आ रहा है जो आपने कोई वहाँ पे कोई वॉइस सुनी है, फ़र्ज़ करें कोई चैंटिंग वहाँ पे हो रही है, कोई रेगुलर कोई डिस्कशन हो रही है जो बहुत प्रिसाइज है, बहुत कंसाइज है, फिर तो चलें आप डाल दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डोंट डू इट। डिस्क्रिप्शन में डायलॉग बाजी को अवॉइड करो, ये इसकी ज़ीनत नहीं है वो चीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में रिपीटिशन नहीं करनी आप। अच्छा, एक इसमें दो बातें, एक तो ये रेपिटेशन मतलब मैंने लास्ट में बताया था कि मतलब आपको कंटेंट ज़हन में नहीं आ रहा और कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि यार किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को पुट करोगे ना, 5 डिफरेंट सेंसेस हैं इंसान की, हर सेंस के ऊपर इतनी सारी चीज़ें वहाँ हो रही होती हैं, आप सोचते हो बहुत कुछ हो रहा होता है माइन्यूट। अच्छा, मज़े की बात क्या है, डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है जहाँ माइन्यूट से माइन्यूट रेलिवेंट चीज़ जो होगी आपको फ़ायदा देगी। हाँ, यहाँ भी दो डिफरेंट बात है, माइन्यूट से माइन्यूट मतलब कि छोटी से छोटी लेकिन रेलिवेंट होना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप लिख दो देयर वर 100 स्टार्स इन द स्काई आई काउंटेड, ये रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई छोटी से छोटी चीज़ जो ऐसी है जो सीन को सपोर्ट कर रही है, आप लिखो उसको, कोई मसला नहीं है। तो इसमें आपके लिए कंटेंट ज़्यादा ढूंढना ईजी होता है बजाय कि आप रेपिटेशन कर रहे हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बातों पे फोकस नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट बातों से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट ना हो के द फीलिंग्स एंड जैसे मुझे स्टूडेंट ने सेंड किया था लास्ट टाइम, मैंने पूछा भी था, मैं इसकी मिसाल दे लूँ, वो द विंड वॉज गशिंग थ्रू हर हेयर्स इट वर दे वर गोइंग थ्रू लाइटली एंड इट वॉज रिमूविंग। ओ भाई, डिस्क्रिप्शन देनी है पूरे सीन की, आपने वहाँ एक चीज़ को पकड़ के उसको नहीं डिस्क्राइब कर देना। ये बड़ा बड़ा ब्लंडर है कि एक एस्पेक्ट पकड़ो उसको डिस्क्राइब करते जाओ करते हो भाई, आपने पूरी सीन की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अच्छा वो हो गया हमारे पास, उसके बाद आ गया कोई ऐसी चीज़ ना लिखो यार जो इम्पॉसिबल होने के लिए, मतलब एग्जामिनर पागल नहीं है, ठीक है। ऐसे ना लिख देना कि भाई वहाँ पे जो एकदम से मेरे सामने मैं खड़ा हुआ था, मेरे सामने माउंटेन निकला, उसे जो है वोल्केनो फट गया, उसके अंदर से जो है बिलावल निकला, उसने जिए भुट्टो का नारा लगाया, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद आ गया, अच्छा अब वोकैबुलरी की बात, आपको वाइड, ये मैं आगे वैसे डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन ये कि आपको वाइड वोकैबुलरी के लिए इस पार्ट में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पार्ट में एडजेक्टिव्स की ज़रूरत होगी, आपको इसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स की ज़रूरत होगी, आपको इसके अंदर क्या नाम है, यानी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ प्रोवर्ब ईडियम जो है ना, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हम और करते हैं, हमारे पता नहीं ज़हन में क्या होता है, हम क्यों उसके रट्टे मारते हैं, पूरी बात करूँगा। लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये आपके काम आएंगे। जो चीज़ आपको नहीं पूछी गई डिस्क्राइब करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने में टाइम ज़ाया ना करना अपना, ठीक है। अच्छा, एक इशू जो उसने मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, आपने एक्सप्रेशंस को रिपीट नहीं करना बार बार। देखो, एक चीज़ एक दफ़ा करो ना अच्छी लगती है, जैसे आप अगर किसी बंदे को पसंद करते हो ना, उसे आप कहो ना आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एक दफ़ा कहोगे खुश होगा, दूसरा कहोगे ज़्यादा खुश होगा, तीसरा कहोगे वो फ्रस्ट्रेट होगा, चौथा कहेगा थप्पड़ मारेगा आपको, बेशक अच्छी बात कर रहे हो। एक एक्सप्रेशन जब आप रिपीट, एक एक्सप्रेशन आपका एक जगह आपने लिखा है इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, गुड है, उसको बार बार रिपीट करोगे ना, वो एक टॉर्चर है, वो बेसिकली आप एग्जामिनर को मेंटल टॉर्चर दे रहे हो कि यार तू मुझे ग्रेड दे रहा है ना, मैं टॉर्चर करूँगा इसके लिए, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन में और क्या चीज़ आ जाती है, बट डिस्क्रिप्शन में ख्याल मेन बातें सारी यही हैं। अब आ गया आर्ग्यूमेंट, इसको मैं एंड करके स्टार्ट करूँ, वीडियो का टाइम खत्म होने वाला है। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो होती है, इसके में 2 टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, उसमें हमने दोनों साइड्स पे लिखना होता है, ठीक है। कुछ बारीक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां आप अगर एक साइड पे लिखो तो बात चल जाएगी, लेकिन मैं अभी आगे समझाता हूं कि वहां भी हमने करना दोनों चीज़ें ही होती हैं, लेकिन उसका तरीका होता है उसको समझना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि कोशिश करो
हमेशा दोनों साइड पे लिख के आओ, टॉपिक की दोनों ब्रॉड साइड्स पे, ठीक है। आगे मैं समझाता हूँ किस तरह करना है इसको। ये जो वर्ड्स है ना, हाउ, फार, जस्टिफाई, डिस्कस, डू यू एग्री, ये आपको जिस भी पेपर में आए, बिजनेस में आ जाए, इकोनॉमिक्स में आ जाए, यहाँ आ जाए, इनमें आपने दोनों साइडों पे आमतौर पे लिखना होता है, बात को जस्टिफाई करना होता है आर्गुमेंट्स देके। दोनों साइड से मुराद देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अगर उसने आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप दोनों के ऊपर बात कर लो। एक ये कि उसने कहा हुआ चीज़ अच्छी है या नहीं है तो उसकी हाँ या ना में बात कर लो। एक ये कि उसने आपको एक ही चीज़ कही हुई है कि यार, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि शुड पीपल अबंडन द बिलीफ्स ऑफ देयर फोर फादर्स, तो इसमें ठीक है टेक्निकली हमारे पास एक साइड है, लेकिन इसमें भी दो साइडें हैं। एक साइड ये कि हाँ क्यों करना चाहिए, दूसरा ये कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो टेक्निकली आपने हमेशा दो साइडों पे लिखना होगा, इस बात को ध्यान में रख के फिर अपना क्वेश्चन प्लान किया करें, ठीक है। हमारे उसके बाद आता है कि जो क्वेश्चन की डोमेन है ना उसके अंदर है ना, वो अगर आपको कह रहा है, फर्स्ट करो उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने वैल्यूज, बिहेवियर्स और एक्शंस को कंपेयर करना है, तो इन्हीं तक रहो। उसमें फिर आप क्या नाम है कल्चर को, उसके बाद जो है उसका क्या नाम है लिंग्विस्टिक्स को ना लाओ। उसके अंदर जो चीज़ उसने कहा हुई है उस चीज़ को कंपेयर करना है, उस चीज़ पे आर्गुमेंट्स देने हैं आपने। आर्गुमेंट वही ठीक होता है जो आर्गुमेंट उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ कही हुई है उसके बारे में लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे अगर उसने कहा हुआ है कि आपने प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बात करनी है, आप शुरू हो जाते हो एकेडमिक स्किल्स के ऊपर, तो डिफरेंट बातें हैं। एकेडमिक स्किल्स डिफरेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल स्किल्स डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर उसने आपको स्किल्स की मिसाल दी हुई है, किसी चीज़ की मिसाल दी हुई है कि यार लाइक दिस दिस एंड दिस, तो फिर उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर लेना अपनी बात में, ठीक है। दूसरा ये मैंने बताया कि अगर आपको दे देता है कि भाई फर्स्ट मैंने आप पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका मनी है टू मेक अ स्कूल या हॉस्पिटल क्या बनवाना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है दोनों पे आप इसका लिख सकते हो। पहले स्कूल बनाने के बेनिफिट्स बता दो, फिर आप हॉस्पिटल के बता दो, फिर वो कंपेयर कर बता दो कौन सा बेहतर है, या आप डिप्लोमेटिक आंसर दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में पहले आ जाती है इंट्रोडक्शन, रफली आपके सेम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स फॉर बोथ साइड्स, उसके बाद आपका कंक्लूजन, जिसमें समझने वाली बात क्या है। तरीका ये होता है कि आप पहले एक साइड के सारे आर्ग्यूमेंट्स दो, फिर आप दूसरी साइड के दो, बीच में एक था डिस्कोर्स चेंज करो, ऑन दी अदर एंड कह के या हाउएवर कह के, ठीक है, या कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ करके, बजाय कि आप हर 2 मिनट बाद डिस्कोर्स चेंज कर रहे हो। वो अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि फिर वही बात है, वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस सेम नहीं रहता, कोई पता नहीं लगता क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। पहले एक साइड के पूरे आर्ग्यूमेंट्स, फिर दूसरी साइड के पूरे आर्ग्यूमेंट्स, ऊपर इंट्रोडक्शन, एंड में कंक्लूजन, ठीक हो गया जी। अब आ जाता है आपके पास जो आपका यानी जब आप पैराग्राफ से प्रोग्रेस करो तो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करो। मैंने लास्ट टाइम बताए थे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, ओकेजन नहीं, ओकेजन तो है नहीं, ऑन दी अदर हैंड आ गया आपके पास, उसके अलावा आ गया मोर ओवर, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लस, साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, ठीक है। मैंने ऐसी लिस्ट भी लास्ट टाइम शेयर कर दी थी। जो कंक्लूजन है आपका वो डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, वो एक साइडेड भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी होती है। कंक्लूजन के बारे में ज़रूरी चीज़ क्या है, कंक्लूजन जस्टिफाइड हो, जो बात आपने ऊपर की है उसी के एवज में कंक्लूजन हो, ये ना ऊपर बात कुछ और करो नीचे कंक्लूजन और दे दो। दूसरी बात ये, अच्छा एवरी कंक्लूजन से राइट कंक्लूजन अगर वो आपकी ऊपर आर्ग्यूमेंट से सपोर्ट हो रहा है। दूसरी मेन बात इसके अंदर ये है कि कंक्लूजन कभी भी रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग नहीं होती, रिपीट करना होता है वही बात दोहराना, रिफ्लेक्ट करना होता है उसके ऊपर एज अ एक थर्ड पार्टी व्यू के बाद रख के सोचना कि मैंने पूरी बात की, इसका निचोड़ क्या है। आपने कंक्लूजन में रिफ्लेक्शन देनी होती है, रिपीटिशन नहीं करनी होती। अब आगे इंट्रोडक्शन का इशू है। इंट्रोडक्शन का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम नॉवल नहीं लिख रहे, हमने 3000 वर्ड की तमीद नहीं बांधनी, एक शॉर्ट, प्रिसाइज और डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन हो। ये जो है ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव बीन लिविंग in this civilization beyond throughout history, those who have the power to rule the destiny have been conquering over their fellow men, etc. This is a dew drop on the pedal of time. ये एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, आपने इनसे गुरेज करना है। आपने वो इंट्रोडक्शन देनी है जो डायरेक्टली रेलेवेंट हो, जो आपकी बात के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो आपकी बात के साथ मीनिंग बना रही हो। डायरेक्टली रेलेवेंट इंट्रोडक्शन दोगे तो फायदा है, अगर आप इस तरह एब्स्ट्रैक्ट बातें करो कोई फायदा नहीं है उसका, आप टॉपिक से दूर जा रहे हो, वे वर्ड्स आया कर रहे हो, फिलर कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है। उसकी यानी दो बातें, एक तो रेलेवेंट हो, दूसरी डायरेक्टली रेलेवेंट हो, फौरन उस बात के साथ लिंक कर रही हो जो आप बात कर रहे हैं। शुरू में कोट डालना जरूरी है सर, नहीं जरूरी, कोई मसला नहीं है। शुरू में शेयर डालना जरूरी है सर, नहीं जरूरी, कोई मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं होते, ठीक है। और इंट्रोडक्शन फौरन आपके टॉपिक की तरफ ट्रांजिशन करे, पता होगा भाई आप टॉपिक किसके बारे में बात कर रहे हो, ऐसे 2000 वर्ड फजूल में ना छापते हो, ठीक है।
अच्छा, एक इशू आता है थीसिस स्टेटमेंट का। देखो थीसिस स्टेटमेंट ना आगे जाके अगले लेवल्स पे जाके लिखोगे तो बड़ा आपको बेनिफिट देंगी, यहाँ इतना बड़ा मसला नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली पता करना क्या है आपने इस लेवल पे, आपने जो मेन बातें करनी है ना अपने उसके अंदर, उनको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं, सेंटेंस में, एक नॉन क्वेश्चन स्टेटमेंट में मेन पॉइंट्स को बता दो, भाई मैं ये बातें करने वाला हूँ। डिटेल में नहीं बताना, बस पॉइंट बताने ये बातें करूंगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर। डिटेल बैठने लग जाओ फिर तो आप वहीं पे अटेम्प्ट करने लग गए ना उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे थीसिस को क्वेश्चन बनाने से अवॉइड करने, पैराग्राफ्स की फॉर्मेशन कैसे करनी है। भाई एक पैराग्राफ के अंदर इन्फॉर्मेशन मिक्स ना किया करो, ये ना हो कि पैराग्राफ में ये बात भी हो रही है वो बात भी, एग्जामिनर सोच रहा है कहना क्या चाह रहा है। पैराग्राफ में आमतौर पे ऐसा होता है कि वो एक मेन पॉइंट पे फोकस करता है, उसमें कहते हैं टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि एक मेन बात हो जो पैराग्राफ में आप कर रहे हो, बाकी सारी एग्जांपल, सारी डिटेल, सारी जो आप वो दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो उससे कनेक्ट करती हो बात से। ये है एक सही पैराग्राफ बनाने का तरीका जब आप आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। और जरूरी बात यह कि जो पैराग्राफ का फोकस हो वो भी रेलिवेंट हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। ऐसा है ना, बहुत बड़ा ऐसे हो ना फजूल पॉइंट डाल सकते हैं। अब यहाँ तो मकसद ये कि आप बहुत कम वर्ड काउंट होता है, तो उसमें आप वो चीज़ें लिखो जो स्ट्रांगली उससे रिलेट करती हैं, उनका फ़ायदा है आपको, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास क्या जाता है। अच्छा, इसका टेक्निक ये होती है कि आप पैराग्राफ्स के लिए ना ब्रॉड पॉइंट चूज करो। ब्रॉड पॉइंट से मुराद ये कि ऐसे पॉइंट्स चूज करो जिसके अंदर आप ज्यादा बातें रेलिवेंट डाल सकते हो, ताकि आप ज्यादा डिटेल कवर कर सको। डिटेल से मुराद ये नहीं है कि अच्छा ये नहीं होता एक ही बात पकड़ो उसका चार डाल दो लिखी जाओ उसको लिखी, नहीं, डिफरेंट बातें, डिफरेंट पॉइंट्स जो उससे रिलेटेड हो वो डालने हैं, डिफरेंट उससे रिलेटेड पॉइंट्स। ये नहीं कि एक ही बात को एक्सप्लेन किए जा रहे हो, कि एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो, कभी इस तरह कभी इस तरह, आई एम अ बॉय एम आई, वो वाली बात, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। उस पर आता है पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना। अब इसमें एक स्ट्रेटजी जो कभी कभी काम आ जाती है वो ये कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसमें मैंने बताया कि शुड पीपल अबंडन देयर बिलीव्स और नॉट, इसमें ये सोच लिया करो कि यार जो पॉइंट मैंने पहले पार्ट में लिखे हैं, क्या इनकी निगेशन से कोई पॉइंट बन सकता है। निगेशन स्ट्रेटजी कहता हूँ इसे मैं। मकसद ये कि यार मैंने एक बात की है कि हाँ उनको करना चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है और इससे बड़ी एडवांसमेंट आ गई है, इसकी निगेशन ये हो सकती है, हमारे जहन में आ सकती है, वहीं पे नहीं कर देनी। ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको जब पूरा ये करने के बाद दूसरा साइड लिखोगे तब करोगे, लेकिन पॉइंट इस तरह सोच सकते हो कि यार बहुत सारी पुरानी इंफॉर्मेशन आज भी रेलिवेंट है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, हर्बल ट्रीटमेंट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बड़ी बेनिफिट देती हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी 32 में मेरा ख्याल है, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया, लेकिन मैं बताया कि सेटिंग वही हो अलग अलग उसकी। फिर आगे कंक्लूजन, मैंने बताया कंक्लूजन कंसाइज हो, छोटा हो, रिफ्लेक्टिव हो, और इसमें कोई नई कंक्लूजन में कभी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें पुरानी बातों पे रिफ्लेक्ट किया जाता है जो आप कर चुके हो, कोई नई बात नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कुछ कई बार आर्गूमेंट इस तरह के आ जाते हैं जिधर आपने एक ही, जैसे विच टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर कंट्री आर डू यू थिंक पीपल शुड बी मोस्ट प्राउड ऑफ, तो यहाँ आपने पहले एक के हक में सारी बात कर देनी है जो पहला आपको चीज़ लगती है, फिर दूसरे के हक में सारी बातें कर देनी है, और इंट्रोडक्शन बता दो कि इंट्रोडक्शन बता दो कि इन दो के बारे में बात कर रहा हूँ, कंक्लूजन बता दो कि भाई ये दोनों किस लिए नहीं, मेन जो हमारा क्रक्स है वो ये कि इसलिए ज़रूरी है, बस वो वाली बात, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में ऐसे फैक्ट्स ऐड ना करो जो फॉल्स हैं। खुद से जो बना देते हैं ना बच्चे, 98% ऑफ डेंटिस्ट से कि सेंसोडाइन इज द बेस्ट, ये खुद से बनाई बातें हैं, इनको नहीं डालना आपने उसके अंदर, ठीक है। अपने आर्ग्यूमेंट को, डिस्क्रिप्शन को, स्टोरी को, हमेशा तीनों को प्लान आउट करो। मैं से बात करूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा खैर, बैलेंस अप्रोच से लिखा जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ गया हमारे पास नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग में सर जो दो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में क्लियरली बताई हुई है, एक तो ग्राफिक वायलेंट कंटेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला, टेररिज्म वाला, मार धाड़ हो रही है, सर कट रहे हैं, इस तरह के। दूसरा सेक्सुअल कंटेंट, जहां आप इंटीमेसी शो कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है। ज़्यादा शौक हो तो मंटो के नॉवल पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसमें पेपर में नहीं करके आनी चीज़। इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। एक आम तौर पर इस तरह होता है, एक टॉपिक आ जाता है जहाँ सेंटेंस इंटीग्रेट करना होता है, दूसरा सिचुएशनल आ जाता है जहाँ कहता है एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो, या वो मैं कहता है भाई ये टॉपिक इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का हमारे पास। वीडियो को हम लोग रीस्टार्ट कर लें। अच्छा जी, इसमें मेन बात क्या आती है कि आपने जो अच्छा एक जो हमारे पास सेंटेंस इंटीग्रेशन वाला आता है ना, उसने वहाँ एग्जामिनर रिपोर्ट में कहा हुआ है कि सेंटेंस इस तरह इंटीग्रेट करो कि वो एक कन्विंसिंग लगे कि भाई हाँ यहाँ वाकई इंटीग्रेट हो रहा है। ये ना लगे कि आपने बस एक सेंटेंस डाल दिया इसको यहाँ डालने के लिए, सब कुछ गलत कर दोगे अपना। आपने सेंटेंस को ऐसे इंटीग्रेट करना है कि वो नेचुरली स्टोरी का पार्ट बन रहा हो,
बच्चे कहते हैं सर हम पहले एक स्टोरी याद कर चले जाएं, उसको फिर जाकर सेंटेंस डाल दें, भाई वो आपका पार्ट ही नहीं बन रहा होगा। सेंटेंस आपने ऐसे इंटीग्रेट करना है कि वो स्टोरी का नेचुरली हिस्सा बनता हुआ फील हो रहा हो, ये बड़ी ज़रूरी बात है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने सेंटेंस की वर्डिंग नहीं चेंज करनी होती, ठीक है, सेंटेंस की वर्डिंग सेम होनी चाहिए। स्टोरी के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं, करेक्टर की डेवलपमेंट, आइडिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतने कम वर्ड्स में ऐसी स्टोरी ना लिखो जिसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हों या बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हो, क्योंकि उनको आप डेवलप नहीं कर सकते सही तरीके से इतने वर्ड काउंट में। उसका क्लाइमेक्स जो एक पीक इशू वाला पॉइंट होता है, एंटी क्लाइमेक्स इशू सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी एंडिंग हो गई। अच्छा, इसके जो है सबसे बड़ा जो इशू है यार, खुदा का वास्ता है, एक नैरेटिव स्टोरी में और एक ड्रामे में फ़र्क होता है। ड्रामा ये जो वर्ड है, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल वर्ड, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जहाँ 90% 99% तो बात डायलॉग्स में हो रही होती है। जैसे जो आपको, या प्लेस जो होते हैं बेसिकली, जैसे आपके उसके शेक्सपियर के फेमस प्लेस हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको सिर्फ डायलॉग्स नज़र आ रहे होंगे मोस्टली, और सीन्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ड्रामे में, प्ले में और नैरेटिव स्टोरी में फ़र्क ये है कि नैरेटिव स्टोरी में डायलॉग जो होता है वो यानी आप सिर्फ डायलॉग्स नहीं होती नैरेटिव स्टोरी। बच्चे क्या करते हैं, अली सेड असलम सेड, अली सेड असलम सेड एंड द स्टोरी इज ओवर। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, नैरेटिव स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट डायलॉग्स। इंस्टेड उसने, और ना ही ये आपकी कोई मूवी की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, ना ही कोई नॉवल है, ये बात समझने में क्या है। उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डायलॉग वहां यूज करो जहां उससे पर्टिकुलर अफेक्ट क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। जैसे किसी कोई बंदा सॉरी कर रहा है, कोई इमीजिएसी शो हो रही है, इमीजिएटनेस शो हो रही है बात के अंदर, कोई लॉस शो हो रहा है। डायलॉग इज अ टूल। देखो, इन ड्रामा, इन प्लेज, डायलॉग इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रामा या प्ले के अंदर डायलॉग वो चीज़ है जिससे स्टोरी प्रोग्रेस करती है। नैरेटिव स्टोरी के अंदर द नरेशन इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें नरेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पे जो नैरेटिव स्टोरी है उसके अंदर डायलॉग इज जस्ट अ टूल दैट इज यूज्ड टू कन्वे अ पर्टिकुलर इफेक्ट। आपने डायलॉग को यूज करना है एक पर्टिकुलर इफेक्ट बनाने के लिए। अगर बनता है, नहीं बनता ना डालो डायलॉग, कुछ नहीं होता, कहीं लिखा हुआ डायलॉग डालना जरूरी है, वहां डालो जहां उससे कोई इफेक्ट बन रहा है। डायलॉग 1000 वर्ड्स का नहीं होता यार, डायलॉग कंसाइज होते हैं। आपने उठा के, जैसे वो नहीं है चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है, उसके अंदर वो एंड में बिल्कुल दिया हुआ है उसका, अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर सिडनी कार्टन की पूरी स्पीच दी हुई है, आई सी द वुमेन गोइंग अप उस वाली। ओ भाई ये नॉवल नहीं है, शॉर्ट डायलॉग जहां उसका इफेक्ट क्रिएट हो। ऐसा ना फील करना डायलॉग लिखने आते हैं और कुछ नहीं आता, ये टिकटॉक नहीं बन रही, मेहरबानी करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब मुकालमे वाली फील ना है। अच्छा, स्टोरी मोनोटस नहीं होनी चाहिए। मोनोटनस जो होता है इसका मतलब ये होता है एक सिंगल टोन ना हो उसमें, भाई उतार चढ़ाव होते हैं स्टोरी के अंदर। ये ना अली वॉज अ बॉय, ही वॉज हैप्पी, ही मेट अ गर्ल, ही बिकेम सैड, द गर्ल लेफ्ट हिम, ही किल्ड हिमसेल्फ, चलो भाई स्टोरी खत्म। ये नहीं है ब्रो, आपने उसको मोनोटनस नहीं बनाना, उसमें वेरिएशंस होती हैं। ये वेरिएशन सेंटेंस स्ट्रक्चर से लाई जाती हैं, स्टोरी के प्लॉट से लाई जाती हैं, आइडिया से लाई जाती हैं, चीज़ें ज़रूरी हैं उसके अंदर, ठीक है। स्टोरी जो है, सेंटेंस लेंथ, इस तरह जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं आपके, जो आपके कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तरह के, ये भी यूज़ होते हैं अफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इनका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि मैंने इनको जो है सिर्फ बस डालने हैं, वहाँ डालो जहाँ इनसे अफेक्ट क्रिएट हो। कई बार एक शॉर्ट सेंटेंस, एक सिंगल वर्ड सेंटेंस जो होता है बहुत अच्छा जो है वो क्रिएट करता है, क्या होता है, अपना अफेक्ट क्रिएट करता है। इनसे आपने अफेक्ट बनाना है, ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, कॉपी पेस्ट स्टोरी लिखनी क्रिएटिविटी का पेपर है, कॉपी पेस्ट स्टोरी लिखनी है आपने अपनी लाइफ से स्टोरी लिख दो, क्योंकि आपकी लाइफ यार, एक हमारे ज़िम्मे ये है कि हमारे ज़िम्मे होता है कि इसने हमें स्टोरी लिखवाई है ना, एग्जामिनर हमें हॉलीवुड की अगली स्क्रिप्ट ऑफर करने वाला है, हमने ऐसी स्टोरी लिखनी है बस ये दंग रह जाए, ऐसा नहीं है। आपने 300-350 वर्ड की, 300-350 वर्ड 500 वर्ड की स्टोरी लिखनी है, जिसका मतलब ये है कि आपने बस एक स्टोरी लिखनी है जो कि यूनिक हो। आप अपनी लाइफ से अगर आपको कोई स्टोरी मिलती है लिख दो, ये नहीं कि उसको क्या फील करेगा, अगर वो स्टोरी उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, इट्स गुड इनफ। यूनिक हो, ये चीज़ ज़रूरी है। मिक्सचर कंटेंट जो होता है ना, मैगजीन का आर्टिकल उठाया, मूवी की स्टोरी उठाई, लिख दी, ये स्टोरी नहीं होती, ये नुकसान देगी आपको। अच्छा, अब आ गया स्टोरी में इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इन इवेंट से मतलब प्रोग्रेशन होनी चाहिए मुख्तलिफ, उसके अंदर मोनोटोनस ना हो एक चीज़। अच्छा, प्रोग्रेशन समझ आनी चाहिए, ये ना कोई समझ ना आ रही हो कि ये बात यहाँ से कैसे कैसे हो गई, कुछ समझ नहीं आ रही, भाई अभी तो ये बात हुई, अभी ये बात हुई, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टोरी हमेशा वेल इंटीग्रेटेड होती है, आपको पता होता है कि यार ये स्टोरी प्रोग्रेस कैसे कर रही है, ठीक है। ब्रोकन ना हो, ये ना फील हो रहा कि यार कोई यहाँ कोई बात कर रहा है, फिर यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, एंड में ये क्या हो गया, समझ ही कुछ नहीं आया, वो वाली बात ना हो, ठीक है। आपने स्टोरी के अंदर डिस्क्रिप्शंस देने में टाइम ज़ाया नहीं करना है। बच्चे ने स्टोरी मुझे लास्ट में लिख के दी और मैंने उनको बताया भी था
उसने भाई स्टोरी के स्टार्ट में दरवाजे की क्रीकिंग को डिस्क्राइब करने में 400 वर्ड छाप दिए। द डोर वॉज क्रीकिंग, इट वॉज शार्प ओपन, इट वॉज अ ग्लूमी टाइम, द डोर वॉज ग्लूमी, इट वॉज एज इफ द डोर वॉज अबाउट टू क्राई, आई हेल्ड द डोर, आई हग्ड हिम एंड इट हर्ट मी बैड, देन आई रियलाइज इट वॉज अ जिन। ओ भाई, स्टोरी में डिस्क्रिप्शन आपने उतनी ही डालनी है जितनी डिस्क्रिप्शन में आपने नरेशन डालनी होती है, क्लोज टू नथिंग। स्टोरी में आपने अगर आपकी डिस्क्रिप्शन से करेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, करेक्टर एक्शन और करेक्टर डेवलपमेंट। एक चीज ये कि लड़की के बालों में हवा गुजर रही है, आप 500 वर्ड लिख देते हो, उसके बाद हवा गुजर रही है, जुल्फें बिखर रही हैं, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, वो आप करेक्टर की सिर्फ एक प्रोग्रेशन शो कर रहे हो जो नॉवल में होती है, यहाँ नहीं होती शॉर्ट स्टोरीज में। यार इवन जो शॉर्ट स्टोरी वर्ड है ना, शॉर्ट स्टोरी, दैट इज ऑल्सो फॉर स्टोरीज जो 5 से 10 15 पेजेस की होती हैं। शॉर्ट स्टोरी का वर्ड बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है जो ऐसी स्टोरीज के लिए होता है जो कम से कम आपकी बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं। आप टॉम हार्डी की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, आप बाकी राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, ये बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, इनका बड़ा डिफरेंट प्रोग्रेशन है स्टोरीज का। हमारे दिन में होता है कि यार वो भी तो शॉर्ट स्टोरी होती है, भाई वो शॉर्ट स्टोरी 20 पेजेस की होती हैं, ये शॉर्ट स्टोरी है 350 वर्ड की, 500 वर्ड की आपकी। तो इन शॉर्ट स्टोरीज में आपने इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं डाली। हाँ, अगर कहीं कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल के करेक्टर डेवलप हो रहा है, करेक्टर के बारे में कोई जरूरी डेवलपमेंट शो हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपने एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जहां एक बंदे की स्पेसिफिक आदत जो है वो एक बड़ा मसला क्रिएट करती है। आप लिखते हो भाई, अगर आपको लगता है कि उसने कोई इसकी आदत है, फर्ज करो किसी को कान पे यूं कर देता है, तो ऐसी डिस्क्रिप्शन देने से आपकी स्टोरी डेवलप हो रही है, ठीक है आप लिखो, लेकिन ऐसी डिस्क्रिप्शन ना लिखो जिससे कोई डेवलप ही ना हो रहा हो। सही हो गया? तो मकसद ये कि आपकी नरेशन डिस्क्रिप्शन नहीं होती और ना ही आपने उसको नॉवल बनाना है कि भाई इतनी डिटेल, वो बेसिकली आप इन अ सेंस आप अपने हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे होते हो उसके ऊपर, ठीक है, बड़ा मुश्किल से अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ रहे होते हो नरेशन में इतनी ह्यूज डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। एग्जामिनर सोच रहा होता है कोई और बात आती नहीं, फिलर कंटेंट डाल रहा है, स्टोरी में कोई प्रोग्रेशन नहीं है। देखो, स्टोरी और डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। एक ही रिक्वायरमेंट है बात को डिस्क्राइब करना, एक इमेज क्रिएट करना ज़हन में, स्टोरी की रिक्वायरमेंट है एक स्टोरी सुनाना। ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, इनको समझें आप। उसमें क्लाइमैक्स है, उसका स्टोरी का वो है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद स्टोरी के अंदर आपने क्या होता है, एक ही बात को प्रोलॉन्ग नहीं करना बार बार, यानी इन सेंस होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, मैं बताऊं, एक ही चीज पकड़ेंगे, लगता है आपको दरवाजे को ही लिखते जाएंगे, एक इवेंट पकड़ लेंगे, दो लोगों की लड़ाई दिखाएंगे, पूरी लड़ाई दिखेंगे, फर्स्ट ही डू अपर कट, देन ही मेक अ मैग्रेगर कट, देन ही मेड अ रोमन रेंस कट, देन अंडरटेकर पाइल ड्राइवर, देन हिज सर गॉट ब्लास्टेड, पता नहीं क्या क्या। ओ भाई, इवेंट से प्रोग्रेस करो, स्टोरी बनाओ, एक चीज को डिस्क्रिप्शन ना करने बैठ जाओ। अब आ जाता है कुछ लैंग्वेज टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। एलिट्रेशन होती है एक ही चीज़ को 3 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है, या आप रिपीटेड वर्ड्स भी कह सकते हो उसको, या आप डिफरेंट टाइप की जो एंडिंग वाले हैं उनको भी रिपीट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो इनको सर्च कर लेना, इनके नाम ले रहा हूँ, इनको सर्च कर लेना, ये टेक्निक्स आपके काम आती हैं, लेकिन इनको सिर्फ तब यूज़ करना अगर सही तरह यूज़ करनी आ जाए, नहीं आए छोड़ दो, कुछ नहीं होता। मुझे भी ओ लेवल में नहीं आती थी, मैंने ए लेवल में सीखी थी टेक्निक्स जाके, जब मैंने इंग्लिश लेवल पेपर दिया है कि वहाँ आपको जरूरत होती है इनकी। यहाँ ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, करना चलो कर लेना। जार्गन आपने पूरी स्टोरी जार्गन नहीं बनानी। अगर कहीं कोई ऐसा जार्गन होता है अपनी फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट या टेक्निकल वर्ड, जैसे मेडिकल फील्ड में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अगर वहाँ वो कहीं आपके किसी करेक्टर को डेवलप कर रहा है और आपको सही यूज़ करना आता है, आप कर दो। आप किसी बंदे को ऐसा डॉक्टर शो कर रहे हो, उसका कोई डायलॉग लिख रहे हो, ऐसा डॉक्टर शो करने के लिए आप वहाँ कर दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया पैरेललिज्म होती है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं, क्वेश्चन टैग्स बड़ी जरूरी चीज़। क्वेश्चन टैग में गलती क्या होती है? क्वेश्चन टैग होता है शुड वी डू दिस, क्या नाम है, डिड यू डू दिस, यानी इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, वी विल प्ले फॉर कराची किंग्स कॉमा वोंट वी। इसमें मसले वाली बात क्या है, इसमें हमेशा एक चीज पॉजिटिव होगी, एक चीज उसका नेगेटिव होगी। वी विल, यहां विल पॉजिटिव आ गया, तो उस वी विल प्ले फॉर कराची किंग्स कॉमा, यहां कॉमा जरूर आता है। ये जो आखिरी 2 वर्ड्स हैं इनसे पहले, ये जो आखिरी क्वेश्चन टैग है इससे पहले, आगे विल का ऑपोजिट यूज होगा, वोंट, ठीक है, या वी आर गोइंग टू द थिएटर, यहां आर जो है हमारा पॉजिटिव आ गया, तो थिएटर के बाद कॉमा आके आरंट वी, उसका नेगेटिव आएगा। बच्चे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू द थिएटर कॉमा आर वी, ओ भाई ये गलत है, सेम नहीं यूज करना। वी आर गोइंग टू द थिएटर कॉमा आर वी, ये गलत है क्योंकि आप सेम आर यूज कर रहे हो, एज का उसका पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव। फॉर एग्जांपल वी आरंट गोइंग टू द थिएटर कॉमा आर वी, अब सही है, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। या वी आर गोइंग टू द थिएटर कॉमा आरंट वी, ये भी सही है क्योंकि आप उसके अंदर एज का पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव यूज कर रहे हो। एक पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है, उनकी सेटिंग का मसला नहीं होता, आप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होता है। एक अगर मैं कहता हूं वी आर गोइंग टू द थिएटर आरंट वी,
यहाँ मैं कह रहा हूँ हम थिएटर जा रहे हैं ना। दूसरी चीज़ ये मैं कहता हूँ वी आरंट गोइंग टू थिएटर, आर वी, मतलब हम नहीं जा रहे ना। ये दो डिफरेंट चीज़ें, इनको लिखते हुए ध्यान करना कि जो आप इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो क्या वो सही इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जो इसमें आप पहले पॉजिटिव यूज़ करोगे वहाँ आप उस काम को इंडोर्स कर रहे हो कि हम वो काम कर रहे हैं। आप जहाँ पहले नेगेटिव यूज़ करोगे यानी आरंट यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ आप ये इंडोर्स कर रहे हो कि हम वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अच्छा, अब आ गया इन डायलॉग इंसर्शन का सही तरीका। भाई मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, मुझे इतने बच्चों ने बताया है सर हमारे टीचर कह रहे हैं एक लाइन छोड़ के डायलॉग लिखना है और अगर डायलॉग वाली लाइन पे कोई लफ्ज लिख दिया तो एग्जामिनर पेपर से निकले काटेगा आपको। इस चीज के अंदर होता पता क्या है, ऐसी फजूल बातों के चक्कर में ना बच्चे जो असल चीज मैटर करती है मिस कर देते हैं। असल मैटर करता है कि क्या आपने डायलॉग की पंक्चुएशन ठीक की है या नहीं। डायलॉग आपने डिफरेंट पॉइंटर्स लिखना है, नहीं लिखना, डिफरेंट कलर से लिखना है, नहीं लिखना, नई लाइन पे लिखना है, नहीं लिखना। ये ड्रामा नहीं है, स्टोरी है। आप डायलॉग सेम लाइन पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, सेम पेन से लिख सकते हो, कुछ नहीं होता, उसकी पंक्चुएशन ठीक हो। आप उसे नए, अगर आप डायलॉग को नई लाइन पे 3-4 कलर के पॉइंटर से लिखाते हो लेकिन उसकी पंक्चुएशन सही नहीं होती, वो गलत मार्क्स कटेंगे उस चीज़ के, यानी वो चीज़ आपकी डिस्क्रेडिट वाली चीज़ है। आप डायलॉग को सेम लाइन पे लिखाते हो सेम पॉइंटर से, लेकिन उसमें आप क्या होता है वो करते हो, क्या कहते हैं उसे, उसकी पंक्चुएशन सही करते हो तो मार्क्स मिलेंगे। ये फर्क है, पंक्चुएशन सही करनी है उसकी। डायलॉग पंक्चुएशन को नेट पे सर्च करके उसको देख लेना बड़ी जरूरी चीज़ है। उसके कॉमा आता है, पहले शुरू में कॉमा आता होता है, दैट के यूज से कोटेशन मार्क खत्म हो जाते हैं, ये चीज़ें पढ़ लेना बड़ी जरूरी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अच्छा इस तरह ही वो जो सेंटेंस लिखना होता है, अगर आप एक सेंटेंस इनकॉर्पोरेट करें, क्या उसे अंडरलाइन करना है, करना चाहो कर दो। कहीं मैंने मुझे एटलीस्ट ये इस बात का कह रहा हूँ कि ये बात मेरी गलत हो सकती है जो अब बात करने लगा हूँ, जितना मैंने सर्च किया है मुझे कभी नहीं मिला कि लिखो जरूर अंडरलाइन करना है, जरूर नहीं मिला मुझे। वो करना तो कर दो, कोई मसला नहीं है। वो ये चीज़ गलत हो सकती है, इसको चेक कर लेना। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये चीज़, अगली बात है बाकी इंशाल्लाह सही है। स्टोरी कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्लिफ हैंगर होता है कि जहाँ आप स्टोरी को एक ऐसे मोड पे छोड़ते हो जहाँ उसमें सस्पेंस होता है, उसे क्लाइमेक्स पे ही छोड़ देते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बाकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो कि उसमें एक इंटरेस्ट रहे, रीडर उसको पढ़ के ये महसूस ना करे कुछ समझ नहीं आया। क्लिफ हैंगर तब करो एंड में, उसको एंड में स्टोरी को क्लाइमेक्स पे तब छोड़ो जब आपकी बाकी स्टोरी स्ट्रांग हो। दूसरा आता है फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक ये है कि स्टोरी स्टार्ट होती है इस वक्त के टाइम से जो अब हो रहा है, पहले पैराग्राफ के बाद वो चली जाती है बैक इन द पास्ट, जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, वहाँ से चल चल के पूरे पैराग्राफ में वापस आती है जो अब हो रहा है, रिवाइंड हो जाती है। पैरेललिज्म ट्री टेक्निक होती है, मैं कहता हूँ मिरर इमेजिंग टेक्निक। मिरर इमेजिंग टेक्निक में क्या होता है, एक बात ये आपको नॉवेल्स में मिलेगी कि एक चैप्टर आपका प्रेजेंट में, एक चैप्टर पास्ट में, एक चैप्टर प्रेजेंट पास्ट में। ये आपने पेपर में नहीं करनी। रीज़न ये कि पेपर में वर्ड काउंट बहुत कम है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है हमारी, उसके अंदर ट्रांजिशन इतनी अच्छी नहीं होती, कई बार आप गलत कर बैठोगे, आपकी जो टेंसेज हैं वो गलत यूज़ होंगी, टेंस यूजिंग सही करनी है आपने। उस पर हमारे पास आता है जो क्वेश्चन में चीज़ मेंशन की हुई है कि उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ये ध्यान में रखना। अब आ गया ग्रामेटिकल फॉर्म्स का ओवर यूज। आप बार बार क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हो हर दूसरी लाइन के अंदर, बार बार पैरेललिज्म यूज कर रहे हो, बार बार लिटरेशन यूज कर रहे हो, तो ये चीज गलत है, ये आपको नुकसान देगी। मैंने बात की कि चीज कुछ राइट टाइम पे की अच्छी लगती है, बार बार की अच्छी नहीं लगती। ठीक है, नैरेटिव स्टोरी जो होती है फर्स्ट पर्सन भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकती है। किसी ने नहीं कहा अपने बारे में स्टोरी नहीं लिख सकते, अपन उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना कहा हुआ हो, ठीक है, लेकिन जो आपको बेहतर लगता है उस पर आप यूज कर सकते हो। आमतौर पर थर्ड पर्सन ईजी रह जाती है इंसान के लिए। ठीक है, अब आगे उसने कहा भी मोस्ट ऑफ द मार्क्स होते हैं लैंग्वेज के लिए। इसमें बात समझने वाली क्या है, उसने कहा है लैंग्वेज के एक्यूरेट यूज के मार्क्स हैं, डिफिकल्ट यूज के मार्क्स नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करनी है। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट उठाओ ना और देखो कि वो किन वर्ड्स को अच्छे वर्ड्स कहता है, किन वर्ड्स को कहता है कि इसने अच्छी वोकैबुलरी यूज की है, तो आप हैरान होगे कि वो वर्ड्स हैं जो हम आमतौर पर यूज कर रहे होते हैं। असल चीज़ है कि सही जगह पे सही वोकैबुलरी यूज़ करो, सही जगह पे सही सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करो, सही जगह पे सही पंक्चुएशन यूज़ करो। बच्चे ये करते हैं कि बच्चे मुश्किल वर्ड लिखने के चक्कर में हर चीज़ गलत कराते हैं। मुश्किल वर्ड्स के मार्क्स नहीं है यार, सही चीज़ यूज़ करने के मार्क्स। मैंने लास्ट टाइम बात की थी ऑल्टरनेट लिस्ट के मार्क्स होते हैं कि भाई जहाँ जो चीज़ सही डिस्क्राइब कर रही है वहाँ उसे यूज़ करो। ठीक है, अच्छा एग्जामिनर रिपोर्ट में उसने कहा हुआ है, जो बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात पे, टेंसेस, स्पेलिंग, कॉमा, यूज ऑफ कॉमा, पंक्चुएशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वो 5-6 ब्लंडर्स हैं जहां बच्चे मार्क्स खराब करवाते हैं अपने। इनमें कहीं आपको इन चीज़ों में
नॉट, डिड नॉट यूज अ ईडियम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कहीं नजर आ रहा है डिड नॉट यूज अ प्रोवर्ब? नहीं आ रहा। कहीं नजर आ रहा है इसने जो है सिमिली यूज नहीं किया, फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं किया, मेटाफर यूज नहीं किया? नहीं आ रहा ना। ये चीजें सेकेंडरी भी नहीं, टर्शरी हैं, थर्ड लेवल की चीजें हैं ये। इनके यूज करने ना करने से, अमूमन इनके यूज करने से बच्चे को नुकसान इसलिए होता है कि बच्चा गलत यूज कराता है, उसको मतलब कुछ और पता होता है, मतलब वहां वो बन नहीं रहा होता, उसको फिट कराता है क्योंकि उसने मतलब पढ़ा होता है, वो वहां पे गलती हो जाती है। ईडियम्स प्रोवर्ब्स को आपने नहीं यूज करना। अगर आपको बिल्कुल सही मतलब पता है, एग्जैक्टली पता है कि वो किस कॉनोटेशन, देखो एक होता है चीज का मतलब, एक होता है वो किस कॉनोटेशन में यूज की जाती है, उसका एक चीज वर्ड का जेस्चर क्या है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स नॉर्मल है लेकिन वो गंदे वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो नेगेटिव साइडेड वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स नॉर्मल होते हैं, वो इसे एक एग्जांपल पॉजिटिव साइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अरोमा जो है, वो अरोमा का मतलब स्मेल है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है प्लेजेंट स्मेल। इस तरह मैं अगर ओडर कहूंगा या मैं कहूंगा पंजेंट स्मेल कहूंगा, तो पंजेंट स्मेल बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, ये थोड़ा बैड स्मेल के लिए यूज होता है। तो इस तरह वो चीज यूज करो जो आपको पता हो कि सही तरह फिट हो रही है। उसने कहीं नहीं कहा ईडियम प्रोवर्ब नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा या इनके कोई स्पेशल नंबर दूंगा। अगर इनको लिखा हो, गलत लिखा है, तो फिर आपका जो है इंप्रेशन खराब होगा लैंग्वेज का, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको यूज करना नहीं आ रहा है तो क्यों यूज कर रहे हो इस चीज को। मैंने नहीं लिखा था कोई ईडियम अपने उसके अंदर। इसमें मेन बात यही है कि ये जो चीज़ है ना, इससे निकलो। ये फजूल बातें करते हैं सारे टीचर्स नहीं, कुछ टीचर्स जिनको ये नहीं पता होता कि असल बातें क्या हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट उठाओ, वो कह रहे हैं यार टेंसेस सही करो, अपने कॉमे सही करो, अपनी क्योंकि इनसे मतलब बदल जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कि थर्ड पर्सन, थर्ड क्या होता है अपना, पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करना है आपने, थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है आपने, ये मैंने इसके नोट्स में बना के शेयर भी किए हैं, देख लेना, मुकम्मल शेयर किए थे, मुझे आप कंटेक्ट करिए, बता दूंगा आपको, भेज भी दूंगा। उनको कहाँ यूज़ करना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कॉमा के ऊपर मैंने बहुत डिटेल नोट्स कंपाइल किए हैं, मैंने क्विज भी बनाए हुए हैं, उनको कहाँ यूज़ करना है तमाम। यानी ये चीज़ें जो है ये मैटर करने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ें मैटर नहीं करती बच्चे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। इनको ध्यान में रखो कि कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब, प्रूफ रीडिंग, ये चीज़ें ज़रूरी हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी, ये चीज़ें ना हो उसके अंदर। स्पेलिंग मिस्टेक भी ओकेजनल चल जाती है, मकसद ये कि उसमें मीनिंग चेंज ना हो, ओकेजनल हो, बार बार रिपीट ना कर रहे हो गलती आप, ठीक है। अपने काम को प्रूफ रीड क्या करें। अच्छा, उसने कहा हुआ है, ये ज़हन रखो, ये ईडियम वाला माइनर चीज़ें होती हैं, ठीक है। असल मसला टेंसेस का, ग्रामर का, पंक्चुएशन का। इन्हें एक होता है मुश्किल वोकैबुलरी, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक होता है अच्छी अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, फ़ायदा है। जो नुकसानदेह चीज़ है वो है इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। मुश्किल वर्ड यूज़ करने के चक्कर में आप उसे ऐसी जगह यूज़ कर लो जहाँ वो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, जहाँ उसका मतलब ही नहीं बनता, जहाँ वो यूज़ हो ही नहीं सकता, ये गलती है। या आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, गुड 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 वाला काम कर रहे हो, वो गलती है, ठीक है। मुश्किल वर्ड यूज़ करना इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा, आपने वो तीर नहीं मारा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा है सही चीज़ में। फिर होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स की गलतियाँ, जैसे जिन वर्ड्स की साउंड सेम होती है लेकिन उसके अंदर जो है क्या नाम है, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनके सही स्पेलिंग है। वीक और वीक के स्पेलिंग जो है उनको सही यूज़ करना जहाँ मतलब बन रहा हो, ये चीज़ें आपकी अच्छा, बच्चे कई बार ना जहाँ उनको लगता है ना बात स्ट्रेस करनी है, कैपिटलाइज कर देते हैं। ओ भाई, ये नहीं होता तरीका। ये आप ये मुकालमा नहीं लिख रहे हैं, ये आप स्टोरी लिख रहे हो, फिर वही बात है। कैपिटलाइज सही तरह करो। गलत कैपिटलाइजेशन के मार्क्स जो है, गलत कैपिटलाइजेशन जो है वो आपके मार्क्स की कमी का बायस बनती है, लैंग्वेज ख़राब होने का, ठीक है। कॉमा और एपोस्ट्रॉफी का गलत यूज़ जो है, अच्छा, पर इनको पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए चीज़ें लिखने का, लेकिन उससे इफेक्ट वो ना क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। वर्ब की फॉर्म गलत हो, वोकैबुलरी जो है, मैंने आपका कि मार्किंग आपने एग्जामिनर रिपोर्ट से ये जरूर चेक करना है कि वो अच्छी वोकैबुलरी किसको कह रहा है। आप खुद हंसोगे एक बार, अच्छा ये अच्छी वोकैबुलरी थी, ये तो हमें आती है, ठीक हो गया। पंक्चुएशन, स्पेलिंग, पैराग्राफ की लिंकेज, ये हो गया आपका। अच्छा, वर्ड काउंट का मैंने लास्ट में भी कहा था कि मुझे यही मिला है कि उसने कहा एडवाइज्ड है कि उस वर्ड काउंट से ऊपर ना जाए। रीज़न मैं आपको पहले बताया था, मुझे ये बात मेरी गलत हो सकती है जब बता रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि उसने कहा कि हम इसके मार्क्स काटेंगे कुछ भी। हाँ, ये है कि उतना टाइम रहा नहीं होता और आप एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में जो है कई बार इरेलेवेंट चीज़ें लिख देते हो, तो आप वर्ड काउंट के अंदर स्टे करो, ठीक है। कोशिश करो हायर वर्ड काउंट को हिट करो, यानी कि 475 इस तरह जो आपका हायर, जो अपर एंड ऑफ वर्ड काउंट है, ताकि आप ज़्यादा सही बात कर सको। ये हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ थी इसके अंदर, मुझे एक चीज़ और नज़र आई थी। पॉजिटिव वगैरह के यूज़ को, अच्छा, फॉर्मल लैंग्वेज की बात जो मैंने लास्ट टाइम की थी, कंटेक्स्ट ना यूज़ करना, डायलॉग में कर लो, उसके अलावा कहीं डायलॉग लिख रहे हो स्पेसिफिक तो कर सकते हो, वरना उसको अवॉइड किया करें। स्टोरी का बाकी हिस्सा भी फॉर्मल होता है, बात समझो, वहाँ भी कंट्रैक्शंस आपने नहीं यूज़ करनी। जो बाकी पूरा हिस्सा है स्टोरी का, जो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर अफेक्टेड, देखो बाकी पूरा हिस्सा है फॉर्मल लैंग्वेज में एक नरेशन किया हुआ, फॉर्मल लैंग्वेज में एक बात रीडर को कन्वे की हुई, ठीक है। जो कई डायलॉग अगर आप लिखते हो, जो अफेक्ट के लिए आप लिख रहे हो, वहाँ अगर अफेक्ट क्रिएट होता है तो आप कर सकते हो यूज़, ठीक है। कंट्रैक्शन वाला वो भी
वंस से, बस इस तरह ही एक दफ़ा ही। मतलब ये है कि उनको बार बार रिपीट नहीं करना, लेकिन जो बाकी पूरा नरेशन वाला पार्ट है वो इनफॉर्मल नहीं होता, वो आपका फॉर्मल लैंग्वेज ही होती है। यानी उसकी जो राइटिंग लैंग्वेज है वो फॉर्मल होती है। मैंने लास्ट टाइम समझाई थी ये बात कि राइटिंग लैंग्वेज फॉर्मल होना और उसका बड़ा डिफरेंट बात है। फॉर्मल लैंग्वेज आपने फॉर्मल यूज़ करनी है। ये आपका थर्डे की जुबान का पेपर नहीं हो रहा जो बात समझाने वाली है। एक्यूरेट वर्ड्स यूज़ करने, ये बात पहले भी समझाइए कि एक्यूरेट वर्ड्स की बात है, डिफिकल्ट वर्ड्स की बात नहीं है। इसको ज़हन से निकाल के फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करना ताकि पेपर सही अटैम्प्ट हो। इसको बल्कि एक बार मैं आपको अर्ज करूंगा कि अपने एग्जामिनर रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें इसके अंदर, कि आपको समझ आए वो क्या बात कह रहा है। कहीं उसने ईडीएम तरह के मार्क्स नहीं दिए, कहीं उसने डिफिकल्ट वर्ड्स के मार्क्स नहीं। इवन मार्किंग स्कीम देख लो यार, मार्किंग स्कीम में जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज वाला पार्ट उसने बताया है ना कि मैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज में किन चीज़ों को देखता हूँ, वहाँ कहीं उसने फिगर ऑफ स्पीच, ईडीएम, प्रोवर्ब कहीं नहीं लिखे हुए। एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी वाला लिखा हुआ है कि सही चीज़ यूज़ करो। ये ना हो कि ईडीएम कहीं ऐसी जगह घुसा दो उसको मतलब नहीं बनता, प्रोवर्ब ऐसी जगह डाल दो जहाँ वो मतलब फिट नहीं होता, कोई ऐसा पर्सोनिफिकेशन डाल दो मतलब फिट नहीं होता, उसका नुकसान है आपको। अब आ गया यार, देखो हमेशा शुरू में चीज़ को अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल वगैरह से या बेशक चाहो पेंसिल के क्वेश्चन पेपर मार्क नहीं होता उसको प्लान कर लिया करो। स्टोरी को भी प्लान किया करो ताकि आपकी स्टोरी की प्रोग्रेशन हो। ये ना हो कि बात ऊपर नीचे हो रही है, कोई आपने होता क्या है प्लान ना करो ना। कोई बहुत अच्छा इवेंट ऐसे टाइम पे ज़हन में आता है जब आप पास वर्ड लिमिट नहीं बचती, काटना पड़ता है फिर पीछे कुछ ना कुछ। तो प्लान करो उसको, आर्ग्यूमेंट को प्लान करो। आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल उसका प्लान कर सकते हो। आपसे मैं डायरेक्टेड राइट, आपको लास्ट वीडियो में डायरेक्टेड राइटिंग की प्लानिंग दिखाई थी ना कि इस तरह आप उसको प्लान कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट निकाल के इस तरह आर्ग्यूमेंट प्लान कर सकते हो। आप अपना जो वो है अपना डिस्क्रिप्शन भी प्लान कर सकते हो। नरेशन का ये है कि आपको इवेंट्स वाला प्लान करने होते हैं, कम कैरेक्टर्स कम इवेंट्स लेकिन वेल डिस्क्राइब्ड, नॉट ओवरली डिस्क्राइब्ड, वेल डिस्क्राइब्ड, यानी वेल कम्युनिकेटेड इवेंट्स जो है वो आप रखें, वेल डिटेल्ड इवेंट्स रखें। कैरेक्टर्स कम हो लेकिन उनकी बात समझ आए, गुंजलक ना करो उसको, इतना आप वहाँ नॉवल लिखने के चक्कर में ना बैठो, इतनी वर्ड काउंट वाला नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मोस्टली चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, आई होप सो। मैं नोट्स तो देख नहीं रहा, मोस्टली कवर हो ही गई हैं। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक। जो हमारे पाकिस्तान स्टडी वाला पेपर वाले बच्चे हैं उनके मैं इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो लगाऊंगा। हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक वगैरह की बहुत डिटेल वीडियोस मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाई हुई हैं ऑलरेडी, लास्ट भी लगाई हुई हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, टॉपिक सी कवरेज, पेपर अटेम्प्ट मेथड, सब कुछ। लेकिन मैं इस बार कुछ चीज़ें लगाऊंगा, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी मुझे कांटेक्ट कर लें, जो भी आपको इशू आ रहा हो मैं इंशाल्लाह उनको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका बेनिफिट हुआ होगा। इसको आगे शेयर जरूर करिएगा। कुछ रह तो नहीं गया? नरेशन, नरेटिव राइटिंग हो गई, आर्गुमेंट हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गई, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया।